नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद प्रभास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा और उसके बारे में समझा। दोस्तों, जैसा कि उसमें से दो भाग बच गया था। एक पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी घाट। तो दोस्तों, आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने थंबनेल पे तो नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही वो भाग है। मित्रों, अब हम लोग जो है अब देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं भारत का एक नक्शा बनाया हूं, जिसमें से आपके दो घाट दिख रहे हैं। एक पश्चिमी घाट पर्वत दिख रहा है, एक पूर्वी घाट पर्वत दिख रहा है। दोस्तों, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इसका विस्तार जो है नर्मदा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पहला नंबर दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हिमालय पर्वत के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला पश्चिम घाट पर्वत है। दोस्तों, इसको क्लियर कर लीजिएगा। दोस्तों, पश्चिम घाट पर्वत को ही हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है उत्तरी सह्याद्री और दूसरा है आपका दक्षिणी सह्याद्री। दोस्तों, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को जो है 16 डिग्री अक्षांश जो है विभाजक का कार्य करती है। दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे कलसुबाई है, ठीक है मित्रों, और दक्षिणी सह्याद्री की जो सब कुद्रेमुख। दोस्तों, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि केद्रुमुख जो है किस राज्य में पड़ता है और वो किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट। पूर्वी घाट देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो विस्तार है महानदी से लेकर नीलगिरी तक है। ठीक है मित्रों, अब आगे आते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो 1800 किलोमीटर है। हो सकता है कि अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग हो, तो उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट होते हैं कि जो पूर्वी घाट पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि जैसा कोई पर्वत है बहुत पुराना, जैसे अरावली पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत है। तो क्या होगा कि हवा, बारिश, तमाम चीजों से वो कटता छटता जाता है। तो उसी को हम लोग क्या होता है कि अवशिष्ट पर्वत, जो भाग बढ़ जाता है उसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अब आते हैं कि जो इसकी जो बना है, यानी जो इसकी संरचना हुई है, वो कोडप्पा संरचना जो है उड़ीसा से तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। मित्रों, अब हम लोग आते हैं कि कुछ आपको ये पहाड़ी मिलेंगी, जैसे कि नालकुंडा की पहाड़ी, पालकुंडा की पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, शेवराय पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दोनों का एक जगह मिलन होता है, उसको उस जगह का नाम है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक गांठ है, पश्चिमी घाट पर्वत का और पूर्वी घाट पर्वत का। क्या है ये, क्या है तो एक गांठ है। दोस्तों देखिए, ये गांठ है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सदैव कुछ मतलब बराबर प्रश्न पूछता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की कुछ पहाड़ियां हैं, इसके बारे में हम लोग बता दें कि नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद आता है अन्नामलाई पहाड़ी, उसके बाद आता है इलायची जिसको बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ी, और उसके बाद नागरकोइल की पहाड़ी। दोस्तों, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है
उसको अनाईमुड्डी बोलते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड्डी, सबसे ऊंची है। दूसरे नंबर पर आता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे कि दोदा बेटा। दोस्तों ये क्रम है, इस क्रम को आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ प्रश्न भी बराबर हर वर्ष पूछी जाती हैं कि पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों के क्रम में उत्तर से दक्षिण। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है नल्लामलाई, वेलिकुंडा, पालकुंडा और नगारी पहाड़ी। दोस्तों इसको एकदम नोट डाउन कर लेना है। ये आंध्र प्रदेश के हैं चारों, इसको याद कर लेना। दोस्तों इसके बाद आते हैं तमिलनाडु की कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे जावादी की पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और शिरुमलाई पहाड़ी। दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बराबर इससे प्रश्न आते हैं। और बिल्कुल ये समझने के लिए मैंने जो भी मेरे समझ में आया है, मैंने एक नक्शा बनाया है, इसको भरा है। और हाँ दोस्तों पिछली कक्षाओं में एक चीज छूट गया था। हम लोग ने छोटा नागपुर के पहाड़ी के बारे में पढ़ा। दोस्तों उसमें एक फैक्ट छूट गया कि जो दामोदर नदी बेसिन होती है उसमें सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, यानी छोटा नागपुर के पहाड़ी में 98% कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों अब हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कुछ जैसे मांडव की श्रेणी है, गिरनार श्रेणी है, गिर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी है, विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है और महादेव श्रेणी है, मैकाल श्रेणी। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के बारे में विधिवत पढ़ा समझा, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों मैंने भारत के नक्शे में इसको बताया है ताकि आप लोग समझें। दोस्तों पहले हम स्टार्ट करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान से। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक है। दोस्तों सूरत में इसके जो मैदान हैं काफ़ी चौड़े हैं। जैसे जैसे आप दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो वो वहाँ पर मैदान सिकुड़ता जाता है और पुनः जाके केरल में फिर वो बड़ा हो जाता है। दोस्तों इसको 4 भागों में बांटा गया है। जो इसका विस्तार है, जैसे गुजरात है तो गुजरात में कहाँ से, तो कच्छ से लेके सौराष्ट्र या काठियावाड़ तक। दूसरा आता है कोंकण, दमन से लेके गोवा तक। दोस्तों दमन महाराष्ट्र में पड़ता है। तीसरा नंबर दोस्तों आता है कि कन्नड़ आपका गोवा से लेके मंगलुरु तक है। और चौथा आता है दोस्तों मालाबार तट, ये मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान में जितनी भी नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तभी वहाँ की नदियां, वहाँ के जो तटीय मैदान है कटे फिटे हैं। अब दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं इसके क्रम में कि पूर्व तटीय मैदान के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान के बारे में इसका विस्तार आपके स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसको भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग बांटा गया है उत्कल तट, दूसरा बांटा गया है उत्तरी सरकार और तीसरा बांटा गया है कोरोमंडल तट। दोस्तों उत्कल तट के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी तक इसका विस्तार है। उसके बाद दोस्तों आते हैं उत्तरी सरकार, तो महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। दोस्तों उसी के क्रम में आगे है कि कोरोमंडल तट, यह कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसके मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्व तटीय मैदान जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून से
इसको जो है वर्षा मिलती है, बारिश होती है, और अत्यधिक बारिश के कारण वहाँ चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि वहाँ पर जो जितनी नदियाँ हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिस कारण वहाँ की मिट्टी चिकनी होती है। इस कारण वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। दोस्तों पूर्व तटीय मैदान जो है वो पश्चिम तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दोस्तों आप अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों।